तो यहां पर हम आज सीखने वाले हैं क्या, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ टू वेरिएबल का मतलब ये बोल रहा है ना कि वेरिएबल दो हैं, अननोन वैल्यू क्या है, दो हैं। ठीक है, पेयर ऑफ टू वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, और कैसा है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर किसको बोला जाता है, जिसके ऊपर पावर सिर्फ 1 हो, 1 से ज्यादा होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, मतलब 2 हो गए तो क्वाड्रेटिक, 3 हो गया तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे पावर बढ़ते जाते हैं वैसे उसका नाम 4th इक्वेशन, 5 इक्वेशन, ऐसे करके उसका नाम आते जाता है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे कि कैसा होगा। टू वेरिएबल की बात कर रहा है, मतलब या तो x के फॉर्म में होगा और एक y के फॉर्म में होगा, ऐसे करके कुछ कांस्टेंट दे सकता है, 0 दे दिया, या तो 1 2 3 4 कुछ भी दे सकता है, और एक और इक्वेशन दे दिया जैसे 2x + 3y = 5 दे दिया। मतलब ये दो इक्वेशन हो गए, दो लीनियर इक्वेशन हो गए। ठीक है, आपके सामने दो ही लीनियर इक्वेशन देगा 10th क्लास में। 11th में जाओगे तो 3 इक्वेशन दे देता है, 4 इक्वेशन दे देता है। ठीक है, उसको सॉल्व करने होते हैं। कहने का मतलब जो वेरिएबल है, जो यहाँ पर वेरिएबल है x और y, इन्हीं की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी। ये दो तरीके के इक्वेशन होंगे। इसका जनरल इक्वेशन आपको मैं बता देता हूँ, जनरल इक्वेशन किस तरीके से होता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जनरल इक्वेशन इस तरीके से, a1x ax + by + c = 0, ये जनरल है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है किसका, टू वेरिएबल, पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे पेयर की बात की है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ये है, टू वेरिएबल है और जो वेरिएबल है इसके ऊपर पावर कितने हैं, 1 ही है, इसलिए ये लीनियर है इक्वेशन। लेकिन क्या बोला, पेयर ऑफ, पेयर मतलब जोड़ा होगा, तो ऐसे दो हम बना लेंगे, एक a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला, और इसका पेयर a2x + b2y + c2 = 0, ये दूसरा। इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y को फाइंड आउट करना, x एंड y जो है इसको ही क्या करना, फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना कि ये x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन कुछ दिया हुआ है, कंडीशन कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने पहले बता के रखा था कि यहां पर इस तरीके से बना लेना। देखो x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1 और कांस्टेंट वाले को c1 लिया है। ऐसे इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2 है, y का कोएफिशिएंट b2 है और एक कांस्टेंट जो है वो c2 है, = 0 है। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, दो इक्वेशन आपके सामने हैं। ये दो इक्वेशन के लिए कब ये दोनों, ये एक लाइन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया, समझ में। और ये जो लाइन का इक्वेशन है मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो ये लाइन, दो लाइन हो गया, दो इक्वेशन मतलब दो लाइन, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग, पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक जगह पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, तब उसके लिए कंडीशन होता है कि 1 सॉल्यूशन मिलेगा, 1 सॉल्यूशन इसका मिलेगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट एक x की वैल्यू मिलेगा और एक y की वैल्यू यहां पर मिलेगा। ठीक है, 1 सॉल्यूशन भी बोलते हैं और एक और नाम है उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 1 सॉल्यूशन भी बोलते हैं और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब अकेला एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं। ठीक है, तो इसको यूनिक सॉल्यूशन या 1 सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन। ठीक है, उसके लिए कंडीशन होता है। कंडीशन कैसे पता चलेगा, तो यहां पर कंडीशन ध्यान रहो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये ध्यान रखना कि जब ये और ये अपन का, ये अपन ये का रेशियो, ये अपन ये का रेशियो बराबर ना हो, तब ये दोनों समझ लेना कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ना एक जगह पे कटेंगे और उसका x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ध्यान देना, इस लाइन को, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इसको एक और बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट भी बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट भी बोला जाता है, ध्यान से समझ लेना, कॉन्सिस्टेंट भी बोला जाता है।
दूसरा कंडीशन ये है, कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है ना, ये लाइन है, एग्जैक्ट इसी के ऊपर दूसरा भी लाइन है, एग्जैक्ट इसी के ऊपर दूसरा लाइन है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? हर जगह पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, हर पॉइंट पे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं है। इतने सॉल्यूशन है कि जिसकी गिनती नहीं है। कब? जब कॉन्सिडेंट लाइन होगा। तो उसके लिए भी तो कंडीशन चाहिए। कब हम कहेंगे कि ये कॉन्सिडेंट लाइन है? तो कंडीशन है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। ये कंडीशन जब भी सेटिस्फाई अगर हो जाता है कि जब इसका रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो अगर तीनों इक्वल हो रहे हैं, तब क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इसको भी बोला जाता है कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट इसको भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना कि इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट हुआ तो कंसिस्टेंट होता है। तीसरा आपका आ जाता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है। पैरेलल लाइन के लिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब देखो, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, पैरेलल मतलब हमेशा उनके बीच की गैपिंग सेम है, तो ये कहीं कटेंगे, और जब तक कटेगा नहीं तब तक इसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। और ये पैरेलल है तो कहीं पे भी ये कटने वाले नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन तो चाहिए। कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो उसको कहने के लिए कंडीशन है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। कहने का मतलब है इनका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं होगा, तब होगा। और इनको ही बोला जाता है इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। बस इतना याद रखना। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है, ठीक है। 1 मार्क्स में इनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हो सकता है सैंपल पेपर में न दिया हो, क्योंकि सैंपल पेपर बनाने वाला बोर्ड तो है नहीं। बोर्ड ने तो एक सैंपल पेपर बना दिया कि इस फॉर्मेट में हम आपको फॉर्मेट दिया है, कि इस फॉर्मेट में हम आपको पेपर देंगे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले हैं जिन्होंने क्या किया, उसी फॉर्मेट के बेस पे क्वेश्चन डाल के अलग अलग सैंपल पेपर बना दिए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन पूछे, बट जो आपके पास क्वेश्चन है उन्हीं में से तो आएगा, जो आपके टेक्स्ट बुक है उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और कॉन्सेप्ट तो यही है। पहला एक कॉन्सेप्ट ये है कि क्या आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सोल्यूशन तो जरूर मिलेगा। कॉन्सिडेंट लाइन है तो उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब अनगिनत है, तो ऐसे इसको भी सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है और इसको भी सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसके एक्स और वाई को हम फाइंड कैसे करेंगे। बात दूसरी अब आ गई, ठीक है। यहां तो पता चल गया कि एक सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन अब बात यहां पे आके फंस जाएगी कि वो सोल्यूशन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो वो चीजें मैं यहां पे बता देता हूं। उसको फाइंड आउट करने के लिए कई सारे मेथड हैं, ठीक है। कई सारे क्या हैं, मेथड हैं, जिन मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। जिन मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेथड का नाम बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। क्या करना है, मेथड्स बोलो या तो वे बोलो, मेथड्स या वेज टू सॉल्व द पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, ये सभी सॉल्व करने के मेथड। और कौन कौन से मेथड है, पहला मेथड का नाम जो है उसको बोला जाता है ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड। अगर आप सभी ने, जब मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन जब करा रहे थे, आई थिंक 10 या 20 कराए होंगे,
तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया है ये सब कॉन्सेप्ट, लेकिन आप न देखेंगे और न मतलब समझने का ट्राई करेंगे। अगर जिसको पढ़ी हो ना तो वो 1 मार्क्स के चैप्टर वाइज 15 चैप्टर के 1 मार्क्स के करा दिया है। अगर वो चाहे तो एक दिन में बैठे और पूरा देख ले, 15 आवर्स लगेगा। लेकिन जिसको पढ़ी रहेगी वही देखेंगे ना 15 घंटे। उसको तो अभी टेलीविजन में बर्बाद करना है समय, खेलने कूदने में समय बर्बाद करना है, दोस्तों के साथ बातचीत में बर्बाद करना है, स्कूल में जाके टाइम वेस्ट करना है। अभी तो मेरे को नहीं लगता, सिर्फ एग्जाम जाओ, बाकी घर पे आके बैठ के पढ़ो, ठीक है। फालतू का वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि घर पे जाके रिवाइज करो। बना के क्यों रखा है कि घर पे जाके आप उसको देख भी सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, ये सब कुछ समझाया है, उसमें भी समझाया है। दूसरा मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, इधर की वैल्यू उधर जाके पुट कर देता है। पहले वैल्यू से x निकालने का, दूसरे में x की वैल्यू पुट कर देने का, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ये तीन ही यूज करने हैं। हालांकि चौथा भी है जिसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो एज पर इस समय में ये वाला पार्ट क्या है, कैंसल है। एक और 11th में जाओगे ना तो ये भी मेथड आपको सीखने को मिलेगा, मैट्रिक्स मेथड। 11th में जाओगे तो ये भी, और इन सब में सबसे इजी मैट्रिक्स मेथड है, इन सब में इजी मैट्रिक्स मेथड है। बट मैट्रिक्स मेथड के थोड़े से कुछ और चीज़ें भी जाननी पड़ेगी, पहले मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा तब सॉल्व कर पाओगे, इसलिए इसको अभी नहीं दिया है। सिर्फ ये सिंपल वाला जो दिया है इसको आप सॉल्व कर लें, इसीलिए ये 3 मेथड ही तो यूज करने हैं। और कैसे करने हैं इसके बेस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व भी कराए हैं। अगर आप इच्छुक हो तो आप मेरे पास आओगे, सर ये वाला चैप्टर के ये मुझे बता दीजिए, मैं ये सब देख कर आऊँगा और मैं जो आप होमवर्क देंगे वो करके आऊँगा। तो इस तरीके से उत्सुकता से आपका, जब उत्सुकता रहेगी ना, एक्साइटमेंट रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे, अदरवाइज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। अब आ जाते हैं हम, ये मेथड है। अब मेथड को करने के लिए क्वेश्चन जैसे आएगा उनमें से मैं मेथड आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे ही आपको मेथड समझा देंगे।